हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सुमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपका शेड्यूल डिसाइड कर दिया गया है। मॉर्निंग क्लासेस में 3 हैं और इवनिंग में आपको 3 क्लासेस मिलेगी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जीएस की क्लासेस। तो इसको नोट कर लीजिए और इसी टाइम पर आपकी जो है वो वीडियोस अपलोड की जाएँ करेंगे। दोस्तों ई बुक्स और हैंड राइटिंग नोट्स, तमाम तरह के पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और ये नीले वाला आइकन को इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी 2000 मेंबर जो है वो जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही हम 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। 29 जुलाई तक ये प्रैक्टिस सेट आपका चलने वाले हैं, तो साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस के लिए आपका रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें है कुछ क्वेश्चन रक्त समूह के, नहीं ब्लड ग्रुप के, ब्लड रिलेशन और आपका असंगति के। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं बछेड़ा, पिल्ला, छौना या मेमना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए मेमना, यानी कि गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे? मेमना बोलेंगे। पिल्ला डॉग्स के, और यहाँ पर छौना बोलते हैं शायद भेड़ के बच्चे को, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो देखिए मछली जो है वो जल में रहती हैं और चिड़िया जो है वो आकाश में रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कमेंट कर कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको लगते हैं और क्या लेवल इससे बढ़ाना चाहिए या फिर लेवल के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको लगते हैं। ठीक है, तो आप अपने रिव्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोची जैसे चमड़े से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा। देखिए मोची का काम है चमड़े के जो भी जूते वगैरह बनाना, इसी प्रकार से दर्जी का काम है कपड़ा के जो है वो कमीज़ वगैरह बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा, ना कि यहाँ पर कमीज़ होगा। देखिए यदि यहाँ पर जूता होता तब यहाँ पर कमीज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये चमड़ा है तो यहाँ पर कपड़ा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित है। देखिए मटन क्या होता है? मटन कहते हैं भेड़ के मीट को। ठीक है, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, तो हिरन के मीट को क्या कहते हैं? बैनिजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। हिरन के मीट को बैनिजन बोला जाता है। तो ये संबंध इसमें है मीट वाला। नेक्स्ट है, जैसे कप्तान जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो देखिए जहाज को जो है कौन चलाता है? कैप्टन होता है। तो अखबार को कौन चलाता है? वो संपादक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। प्रकाशक जो होता है वो केवल छापने का काम करता है। मुद्रक जो होता है ये केवल प्रिंटिंग का काम करता है। पाठक मतलब पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक और झील। तो देखिए महासागर हुआ, कुआं हुआ और झील हुआ, ये तीनों जो है वो क्या है? प्राकृतिक साधन है जल के। ठीक है, और जबकि टैंक जो है ये क्या है? ये कृत्रिम साधन है, मतलब ये इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ है, पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बनाए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। यही बिल्कुल अलग है, बाकी तीन जो है वो प्राकृतिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र पाठक से संबंधित है तो रोटी किससे संबंधित होगा। देखिए समाचार पत्र को कौन पढ़ता है? पाठक पढ़ते हैं। तो रोटी का कौन करता है? उपभोग करते हैं उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उपभोक्ता इसका उपभोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन का दुरुपयोग होता है तो लेखन का क्या हो सकता है। देखिए धन का यदि दुरुपयोग हो सकता है तो लेखन की साहित्यिक चोरी बोलते हैं लेखन की चोरी को। यदि इसका कॉपीराइट, यदि किसी ने कविता लिखी है कोई, तो इसका एक कॉपीराइट होता है जिसे साहित्यिक चोरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड्स। तो देखिए ये तीनों चीज़ जो है ये म्यूज़िक के ही साधन हैं। माउथ ऑर्गन हुआ, गिटार हुआ, ये तीनों चीज़ें म्यूज़िक के साधन हैं, जबकि कीबोर्ड जो है एक कंप्यूटर में टाइपिंग का काम करता है। ठीक है, टंकण का काम करता है कंप्यूटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें।
आशावादी व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं, तो निराशावादी व्यक्ति कैसे रहते हैं? देखिए, जो लोग आशावादी हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो निराशावादी भैया ये उदास रहते होंगे हमेशा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदास। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, यानी कि देखो ये साइमन है और ये कह रहे हैं कि ये मेरे पिता की, ये पिता हैं, ठीक है, और इनकी एकमात्र बहन है कि एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये क्या है? पुत्री है। देखिए, हम जब भी जो है वो पिता या माँ की बात करते हैं तो एक ऊपर जनरेशन ऊपर जाते हैं। ठीक है, हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो एक जनरेशन नीचे जाएंगे। ठीक है, यदि बहन या भाई की बात होती है तो वो बिल्कुल सेम जनरेशन होती है। पति पत्नी की बात होती है तो बिल्कुल सेम जनरेशन, एक ही लाइन में होती है। तो भैया ये कह रहे हैं कि वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, ये जो हैं पिता की बहन कौन सी? बुआ हुई। ठीक है, अब ये बुआ की लड़की हो गई, यानी कि बुआ की पुत्री, तो ये क्या हो जाएगा? फुफेरी बहन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? देखिए, ये कह रहे हैं कि ए है एक ही माँ, यानी कि ये माँ है यहाँ पर कोई, एक ही माँ के बहन, यहाँ पर इसकी कोई बहन है, ठीक है, के पुत्र, यहाँ पर इसका कोई पुत्र आ गया, ये इसके संपर्क में, और फिर यहाँ से इसकी एक बहन है। ठीक है, ये माइनस, तो ये क्या है? इसमें हमें ये नहीं पता कि एक ही कौन होगी। तो देखो, ये माँ है और माँ की बहन कौन हो गई? मौसी। मौसी की लड़की हो गई ये तो। ठीक है, मौसी की लड़की कौन हो सकती है? मौसेरी बहन हो सकती है। ठीक है, एक ही कौन होगी? मौसेरी बहन होगी। तो भैया देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौसेरी बहन। अब आप कहेंगे कि मौसेरा भाई क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, मौसेरा भाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्हें यहाँ पर कहा है कि इसकी जो है वो बहन है, यानी कि ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस का मतलब होता है महिला को रिप्रेजेंट करता है और प्लस रिप्रेजेंट करता है पुरुष को। हमें ये नहीं पता कि ए का जेंडर क्या है और ए के जेंडर के बारे में यहाँ पर बात भी नहीं हुई है, तो ये मौसेरी बहन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का वृद्ध पुत्र, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। देखिए, ये कोई वृद्ध व्यक्ति है, इसका ये पुत्र है। ठीक है, अब ये क्या है? मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि यहाँ पर इसको रख दें तो ये इनका पुत्र होगा। ठीक है, और यानी कि ये इसके पिताजी हैं, तो ये क्या होगा? इनका भाई होगा। ठीक है, भाई होगा इनका ये। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इनकी माँ यहाँ पर होंगी। ठीक, इकलौती पुत्री के, यानी कि ये पुत्र का, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? अब देखिए, इसकी बात चल रही है, यानी कि ये जो है वो माइनस है, यानी कि ये माँ है कोई। ठीक है, अब इसकी क्या है? ये माँ है हो गई यहाँ पर भी, और ये इनमें हस्बैंड वाइफ का संबंध होगा, यानी कि ये पति होगा। ठीक है, और पति का ये पुत्र है। अब भैया इकलौती पुत्री, यानी कि एकमात्र ये पुत्री थी और एक ही उनका ये पुत्र था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इकलौती पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? भैया इसका संबंध इस वृद्ध से पूछा है, तो इस वृद्ध का कौन हो जाएगा? ये नाती हो जाएगा, ये लड़की हुई, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र, यानी कि नाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? बहुत सिंपल से सवाल को करेंगे इसको। देखिए, एक्स और वाई क्या हैं? भाई भाई हैं। एक्स है ये और ये क्या है? वाई, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं, यानी कि दोनों प्लस हैं। अब आर जो है वो वाई का पिता है, आर को हम यहाँ पर रख दिया, ये क्या है? फादर है। अब एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? तो हम यहाँ पर एस जो है वो टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। यहाँ पर ये एक्स का क्या हो जाएगा? मामा, ये मामा हो गया। तो माँ कौन होगी? टी होगी माँ,
एक्स की माँ टी होगी ना, ठीक है। टी का आर से क्या संबंध है, तो देखिए इसमें कोई भी संबंध हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर एच टी एक्स है, हाँ सॉरी यहाँ से निकल सकता है संबंध। तो देखिए एक्स की माँ क्या हुई, टी हो गई ना, ठीक है। एक्स की माँ हो गई टी, तो यहाँ पर ये एक्स को हम ये रख दिया, एक्स का क्या है ये वाई, वाई हो गया है ना। अब वाई का कौन है, ये आर कौन है, वाई का पिता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, आप इस चीज़ को दोबारा समझिए। देखिए एक्स और क्या थे, वाई भाई हैं, ठीक है, दोनों प्लस हो गया, और आर जो है इनका पिता है। एस क्या है, वो टी का भाई है, ठीक है, और एक्स का मामा है, यानी कि एक्स जो है ये कहते हैं हम कि टी जो है वो यदि ये माँ हो गई एक्स की, तो ये एक्स मामा बिल्कुल मामा हो जाएगा ये, ठीक है। तो भैया ये टी जो है वो एक्स की क्या है, माँ है, तो ये यानी कि ये टी यहाँ पर हो जाएगा माँ, और भैया आर जो है पिता है, आर पिता है, ठीक है, और टी माता है एक्स की। तो भैया टी कौन हो गई, आर की, टी आर की जो है पत्नी हो गई, क्योंकि एक्स की माता है और वह एक्स का पिता है, तो यहाँ पर पत्नी हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। देखिए सी माता है ए और बी की, सी जो है, सी के दो बच्चे हैं ए और बी, यदि डी पति है बी का, डी जो है वो पति है, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यानी कि बेटी होगी बी का, तो सी कौन है, डी की। सी जो है वो कौन हो गई, डी की। तो भैया ये सिंपल सी बात है, ये पति है, इसकी ये पत्नी हो गई बी, और पत्नी की माँ कौन होती है, सास होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। देखिए इधर को, ये डी की पत्नी है बी और बी की सी माँ है, तो भैया डायरेक्ट इसका संबंध क्या हो जाएगा, सास का हो जाएगा ना, क्योंकि पत्नी की माँ को क्या कहते हैं, सास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोशाक यदि दर्जी से रिलेटेड है तो फिर क्या चीज़ बढ़ई से रिलेटेड है। भैया पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है, तो बढ़ई क्या बनाता है, आपका फर्नीचर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें शेल्फ से संबंधित हैं तो कपड़े किससे संबंधित हैं। देखिए पुस्तकें किस में रखी जाती हैं, शेल्फ में रखी जाती हैं, और कपड़े किस में रखे जाते हैं, कवर्ड में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, वार्डरोब, वीरो और हैंगर, ये भी तीनों बिल्कुल सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका हमेशा कपड़े कवर्ड राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या वर्ग मीटर। तो देखिए वर्ग फीट हुआ, वर्ग इंच हुआ, वर्ग मीटर हुआ, ये तीनों ही आपका वो दूरी नापने की या क्षेत्रफल नापने की, सॉरी, ये तीनों ही क्षेत्रफल नापने की इकाइयाँ हैं, और जबकि वर्गमूल जो है ये क्षेत्रफल नापने की इकाई नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। पिक द ऑड वन, तो आपको ऑड इसमें से चुनना है। विषम क्या है, 31, 7, 39 या फिर 41। तो आप इसमें देखिए 31 जो है वो अभाज्य संख्या है, 7वीं अभाज्य संख्या है, और 41 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 39 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, 39 के आपके फैक्टर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 39, एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा 13, और एक हो जाएगा 3, यानी कि इसके कुल मिलाकर 4 फैक्टर हो रहे हैं। बाकी और हम बात करें इसकी 31 की, तो इसके सबके केवल 2 फैक्टर हैं, 31 और 1, इसका हो जाएगा 7 और 1, और इसका हो जाएगा 41 और 1। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 आपका इसमें सही उत्तर है। फाइंड ऑड वन आउट, जिसमें ए बी यदि एक्स वाई जेड से रिलेटेड है, बी एक्स एक्स वाई से रिलेटेड है, सी एफ डब्ल्यू एक्स से है, तो भैया ए डी एच किससे रिलेटेड होगा। देखो ए बी को हम क्या ले सकते हैं, 1 2, और ये ले सकते हैं 25 और 26। इसको क्या ले सकते हैं हम, 2 3, यह ले सकते हैं 24 25। इसको क्या ले सकते हैं हम, 3 और 6। यहाँ क्या ले सकते हैं हम, डब्ल्यू, यहाँ हो जाएगा 23 और 24, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8, डी को 4 और एच को 8, एस को 19, और डब्ल्यू को कितना लिखते हैं हम यहाँ पर, 23 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 था, फिर 2 है, फिर 2 था, 3 है, 3 था, फिर 6 है। हम ये देखिए कि 1 में यदि हम 2 से गुणा करें तो 2 आता है, इनकी पहला और दूसरी चीज़ जो है वो उसका दुगुना है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ देखिए 3 और 6 ये भी दुगुना है, 4 और 8 ये भी दुगुना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, लेकिन 2 और 3, ये 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, ये
यहाँ पर जो है केवल सीधी सीधी संख्या आ रही है, जबकि होना चाहिए था 2 और 4 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। ए की जगह 1 लिखते हैं और बी की जगह 2, तो भैया इसमें 2 से गुणा करके आया नहीं वाला। सी की जगह 3 लिखते हैं तो एफ की जगह 6, तो इसमें भी 2 से गुणा करके ये आता है। डी की जगह यदि हम 4 लिखते हैं तो इसमें 2 से गुणा कर 8 आता है, और 8 को एच को रिप्रेजेंट करता है। सेम एज चीज़ ये थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि x बराबर 30 हो, s बराबर 29 हो, तो p बराबर कितना होगा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पर ये x बराबर क्या आपको दे रखा था, 30 दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू होती कितनी है, x की वैल्यू होती है आपकी 24, ठीक है। 24 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ देखिए s का क्या है, 29 है। s की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, ठीक है। अब यदि हम 19 में कितना जोड़ें, 10 जोड़ें कि वो 29 हो जाए, ठीक है। अब ये 10 हमने क्यों जोड़ा इसमें और इसमें 6 क्यों जोड़ा, इस बात को आप समझिए। देखिए x की वैल्यू होती है 24, यदि हम 2 और 4 इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है, 6। तो भैया इन दोनों अंकों का टोटल इसमें करा है तो वह 30 लिखा है इसको। ऐसे ही इसमें s की वैल्यू होती है 19 का हमने टोटल किया 9 और 1 10, और 10 इसमें जोड़ दिया तो 29 होता है। अब बात करते हैं हम p की। p कितना लिखते हैं, वो के बाद p आता है, यानी कि 16 होता है, ठीक है। 16 में कितना जोड़ें, 6 और 1 7 जोड़ दें, यानी कि 16 + 7 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जटिल सवाल था, आपको परेशान कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज नोएडा इज रिटन एज अ STNIF, इन सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल मेरठ विल बी रिटन। एक कोड भाषा में नोएडा को ऐसे लिखा जाता है तो मेरठ को क्या लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए NOIDA और लिखा क्या गया है इसको STNIF, ठीक है। देखिए N को 14 लिखते हैं तो S को 19 लिखते हैं, कितने का अंतर है, 5 का। O को 15 लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, ST, यानी कि इसको लिखते हैं आपका 20, कितने का अंतर है, 5 का। I को 9 लिखते हैं, इसको 14 लिखते हैं, 5 प्लस हो रहा है। इसको 4 लिखते हैं, इसको 9 लिखते हैं, यानी कि 5 प्लस हो रहा है। इसको A को 1 लिखते हैं और F को 6 लिखते हैं, यानी कि 5 प्लस हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि हर एक टर्म में यदि हम 5 वर्ड आगे चले जाएं तो वो उसका दूसरा कोड हो जाता है। तो बिल्कुल सेम एज क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम मेरठ RUT। तो भैया M का 13 होता है, 13 5 कितना हो गया, 18 का कोड कितना हो जाएगा R। E का कितना होता है, 5, और 5 में यदि 5 जोड़ें 10 हो जाएगा। 10 कोड किसका होता है, J का, ये भी जो हो जाएगा। ये 18 है, 18 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा W का, ठीक है। यहाँ पर U कितना है, UV, ये आपका U 21 हो जाएगा। 21 में यदि 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 कितना होता है Z का। T आपका होता है T होता है 20 में यदि 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 होता है आपका बाई का। कोड क्या बना आपका, RZZWZY। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला सही है, RJJWZY। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास चेंजेस बाई 0.6 किलोग्राम व्हेन पीरियड चेंजेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। कह रहे हैं कि जब पीरियड चेंज हुआ, जब घंटा चेंज हुआ, तो भैया एवरेज जो था कक्षा का वो 0.6 किलोग्राम क्या हो गया, वो बढ़ गया। डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ द बोथ द टीचर्स आर 30 किलोग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब आप एक बार बताइए, जब इंग्लिश का पीरियड था, ठीक है, तब भी बराबर बच्चे होंगे, ठीक है, और जब हिंदी का पीरियड था तब भी कक्षा में उतने ही बच्चे होंगे। तो ये 0.6 किलोग्राम कैसे बढ़ गया, वो ऐसे बढ़ गया जब इंग्लिश की अध्यापिका पढ़ाने आई, टीचर पढ़ाने आई, तो उनका वेट कुछ कम था। जब दूसरे अध्यापक पढ़ाने आए हिंदी को तो उनका वेट ज़्यादा था। तो भैया जब ज़्यादा वेट था तो क्या हुआ, उस कम वेट के अनुसार और जितने नंबर थे उसके क्लास में उन सब का क्या हो गया, वो घट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, बड़ा कितना है आपका, 0.6 किलोग्राम बड़ा है आपका भैया, 0.6 किलोग्राम तो ये बढ़ गया, ठीक। और शिक्षकों के बीच का अंतर कितना था, ये था आपका 30, ठीक। अब देखिए
ज़रा 30 अंतर है शिक्षकों के बीच का, तो ये पॉइंट हटा दूँ मैं तो ये 0 इधर बढ़ जाएगा। 6 से उसको काट लूँ, 6 पंजे 30, ये कितना आ गया आपका 50। अब 50 क्या है, ये 50 है टोटल नंबर है किसको मिलाकर, इंक्लूडिंग टीचर को मिलाकर भी जो है वो 50 हो गए। टोटल 50 लोग हैं, मतलब 49 बच्चे हैं और एक टीचर है। तो पूछा क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भैया 50 जब टोटल हैं तो टीचर को उसमें से घटा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 49 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन द असेंडिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स, आरोही वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें कोलैबोरेशन, कंसिस्टेंसी, कोरिस्पोंडेंस और कॉम्बिनेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि CO सब में है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, इसमें L है, L को हम क्या लिखते हैं, JKL यानी कि 12 लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं 14, N है, फिर यहाँ पर ये 18 R है और इसको लिखते हैं 13। बस हो गया काम, 12, 13, 14 और 18 यानी कि 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2, 3 कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 4, 2, 3। बस जहाँ तक कॉमन है वहाँ से छोड़ दीजिए, जहाँ तक CO हटा दीजिए सबका, और फिर आगे वाले वर्ड देख लीजिए, सबके नंबरिंग के लिए आंसर निकाल दीजिए। सबसे पहले 12 आएगा, फिर 13, फिर 14 और 18 यानी कि आपका 1, 4, 2 और 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 8, 19, 28, 35 और 40। इसमें आपको बताना है कि अगली टर्म जो है वो क्या होगी। अच्छा, 8 और 19 में बताइए कितने का अंतर है। 8 दूनी 16, 8 और 3 कितने का अंतर हो गया, 11 का अंतर, ठीक है। अच्छा, 28 और 19 में कितना अंतर है, 28 में से माइनस कीजिए 19 को, तो कितना हो जाएगा 9 का अंतर हो गया। 35 में से 28 माइनस कीजिए 7 का अंतर हो गया। अब 40 में से 35 तो 5 का अंतर, आगे कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर। तो भैया 40 में यदि हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 43 आएगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 43 आपका इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। 16, 40 तो 20 से किससे रिलेटेड है। देखिए 16 और 40 का यदि हम अनुपात निकाले हैं तो देखिए 16:40 को हम कैसे ले सकते हैं, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। क्या हो गया इसका, यानी कि 2:5 में हो गया, ठीक है। अब सेम एज 20 और यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ 2:5 बनाना है इसको भी, इधर वाले को भी। तो भैया ये तो 10 से भाग कर दें 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए, 50 हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम 10 से भाग करते हैं इसको तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 66, एडिंग डी एवरेज इज इंक्रीज बाई 4 इफ इज रिप्लेस विद ई एवरेज रिड्यूस बाई 2। इफ ई इज इक्वल टू 52 सम ऑफ ए एंड डी विल बी। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। ए बी सी का औसत है 66 किलोग्राम। तो भैया टोटल कितना हो गया ए बी सी का टोटल हो गया आपका 3 छंग 18 और 3 छंग 18 यानी कि 180 प्लस 180 प्लस 18 कितना हो गया 198 हो गया। अब यदि डी को जोड़ देते हैं तो औसतन 4 बढ़ जाता है। तो भैया यदि डी को हमने जोड़ दिया इसमें, ए बी सी डी का औसत कितना हो गया 4 बढ़ गया औसत, तो यानी 70 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी कि 280 हो गया, ठीक है। 280 हो गया। अब 4 जोनों का औसत क्या कह रहे हैं, यदि ए को ई से बदल दिया जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो यहाँ से हमने ई निकाल दिया, ठीक है, ई निकाल दिया, बचा क्या है यहाँ पर बी सी डी और ई, ठीक है। ई निकाल दिया तो औसत में कितनी कमी हो गई 2 की कमी हो गई, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 66 था, सॉरी ये 70 था, 70 से कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। 68 में यदि फिर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 अट्ठे 32, हाथ से लगा 3 और 4 छंग 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो भैया 272 हो गया ये। अब पूछ रहे हैं कि ए ई यदि 52 वर्ष का है तो ए और डी का योग कितना होगा। तो भैया इसमें से यदि हम ये 52 वर्ष घटा दें तो कितनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। बी सी डी की मान कितना हो जाएगा आपका, बी सी डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका
52 घटा दीजिए 272 में से, तो ये आपका हो जाएगा 220। ठीक है, आप देखिए BCD का मान 220 आ गया हमारे पास, और A और D का हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि BC यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, BC यहाँ पर कॉमन है और A और D इसमें चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं BCD माइनस कर लेते हैं इसमें से यदि माइनस कर लें BCD, 280 माइनस 220 कितना होता है, तो A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। A बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60। ठीक है, A बराबर तो आगे 60। अब बात कर रहे हैं हम D के वैल्यू निकालने की, तो D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, BCD से माइनस करेंगे ABC को। BCD से ABC को माइनस कीजिए, 220 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा D माइनस का A। ठीक है, BC से BC का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 22। ठीक है, A का मान हमारे पास 60 है ही पहले से, तो A बराबर है, हम 60 रखेंगे तो D बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 60 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 82। यानी कि हम ये कह दें कि D बराबर कितना आ गया आपका 82 आ गया, और A बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो बोले या A प्लस D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 82 प्लस 60 हो जाएगा, तो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 142, ऑप्शन नंबर C वाला आपका इसमें राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए समझाने में आपको समय लगता है, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे एक बार तो फिर आसानी से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस। यह है आपका नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपेन, वोटिंग और ओथ। मतलब पहले नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन कैंपेन चलेगा, खूब चुनाव प्रसार होगा, फिर मतदान होंगे, उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्या होगा उसके बाद, रिजल्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगी, वो शपथ दिलाई जाएगी। फिर अब देखिए, आप यहाँ जीत मत कर दीजिएगा क्लिक, यहाँ पर जीत और हार दोनों होगी, काम सारे हो रहे हैं। देखिए नामांकन उनका भी होगा जो हारेंगे, नामांकन उनका भी होगा जो जीतेंगे, चुनाव प्रचार वो भी करेंगे जो हारेंगे और जीतेंगे, और चुनाव प्रचार मतदान वो भी करेंगे, उनके लिए भी होगा जो हारेंगे, और मतदान उनके लिए भी होगा जो जीतेंगे। ठीक है, सेम एज रिजल्ट उनके लिए भी आएगा जो हारेंगे, और जो रिजल्ट उनके लिए भी आएगा जो जीतेंगे। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा रिजल्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस 1/x बराबर √5 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। इस प्रकार के सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो पूछा है x माइनस 1/x का, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, अब भैया इसकी वैल्यू तो हमें पता है नहीं, x प्लस 1/x² की, तो भैया ये तो पता है ना हमें, x प्लस 1/x बराबर √5 दे रखा है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5। इसको यदि माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी 3 वैल्यू आ जाएगी। तो बस यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 3 माइनस ये कितना होता है आपका, 3 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये 3 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट यदि 1 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि +-। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए लाइव सेशन लाने का प्रयास करेंगे, और लाइव सेशन से आपको एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही एक और प्रैक्टिस सेट में।